हेलो स्टूडेंट, एनपीसी ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अरे भाई, आप इस तरह से आज उदास क्यों बैठे हैं? अच्छा, 2 दिन में नहीं आया इस चक्कर में ऑनलाइन क्लास में? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, यूँ मान लीजिए कुछ डीएनए प्रॉब्लम हो गई। डीएनए डीएनए एक बहुत अच्छी चीज़ है। अरे भाई, जो भी मेरे अंदर कैरेक्टर है, जो भी मेरे अंदर सिम्टम्स है, जो भी लक्षण है, वो सब क्या है? डीएनए के कारण ही तो है। डीएनए मुझे मिला कहाँ से? ओके, डीएनए मुझे मेरे फादर मदर से मिला है बेटा। ओके, आपके सारे कंफ्यूजन आज अपन दूर करते हैं और आज हम टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा आपको सीखने मिलेगा, आज बहुत अच्छा सुनने मिलेगा। और आप ये देखेंगे आपके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो सब कैरेक्टर्स किसी कारण है, कुछ स्पेशल चीज़ों के कारण है। और उन्हीं स्पेशल चीज़ों के बारे में आज अपन यहाँ पर लाइव क्लास में और अपनी ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना पॉइंट है उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। ओके, फर्स्टली आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है हमने, एसिड। तो आपसे कोई पूछे कि साहब ने आप न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, तो सीधा सा रीजन है कि ये कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाने वाले एसिडिक नेचर की चीजें हैं। यानी कहाँ है? किसी भी सेल के, किसी भी कोशिका के न्यूक्लियस में, केंद्रक में है। और इनका नेचर कैसा है? एसिडिक है, इसीलिए इनका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। हाँ जी, अब एक समस्या आपके सामने आती है कि जो हमारी सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो 2 प्रकार की होती है। एक कोशिका जो होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आपसे कोई पूछे कि सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है, तो ऐसी कंडीशन में न्यूक्लिक एसिड कहां पर होंगे? तो सीधी सी बात है बेटा, अगर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो कहां पर होंगे? इन द साइटोप्लाज्म। उसके कहां पर होंगे? कोशिका द्रव्य में होंगे। ओके, बट स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल, ह्यूमन बीइंग, मानव भी कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक सेल है। तो स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल दीज आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, और केंद्रक में पाए जाते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि जो न्यूक्लिक एसिड है स्पेशली, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड को 2 पार्ट में बेटा डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए एंड अनदर सेकेंड इज आरएनए। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट डीएनए। सो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डीएनए? डीएनए का पूरा नाम है क्या सर? तो डीएनए का पूरा नाम है बेटा, हम इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा गौर करने वाली बात यहां पर है, मैंने एक वर्ड यूज किया है राइबो, आप यहां पर मिस्टेक करते हैं और यहां बाई मिस्टेक आप क्या लगा देते हैं? इसमें एस ई और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है राइबोस एंड इट्स रॉन्ग। सो वेरी प्योर, और जो सबसे सही नाम है डीएनए का, उसका नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, एक और चीज डीएनए से डिस्कशन करें उससे पहले मैंने बताया सेल्स कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए क्या करता है? प्रोटीन के साथ बाइंडिंग कर लेता है, प्रोटीन से बन जाता है। मैं ये भी बताऊंगा प्रोटीन्स कौन से हैं, हिस्टोन है या नॉन हिस्टोन है, और वो कौन सी फॉर्म में मिलता है? वो मिलता है स्पेशली न्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्म में हमें मिलता है। बात समझ में आ गई बेटा? तो इन प्रोकैरियोटिक सेल DNA is separated, but in eukaryotic cell DNA is found with a protein and called nucleoprotein. Okay, now next again DNA full name is deoxyribonucleic acid। इसका नाम क्या है? deoxyribonucleic acid है। और ये जो है आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये एक सिंपली क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड है। सो डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब है बहुत सारे, तो बहुत सारे कौन मिलकर? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। अब अपन आगे बात करें तो ये आपने कह दिया कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन करता क्या है?
तो करता क्या है स्पेशल, ये जो है क्या करता है स्पेशली, इट इज जेनेटिकल मटेरियल इन मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैक्सिमम यानी अधिकांश जो सजीव जीव हैं उनके अंदर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का या जेनेटिकल मटेरियल का काम करता है। सो नेम ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये बहुत सारे किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। और स्पेशली मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अधिकांश जीवों में ये क्या करता है, जेनेटिकल मटेरियल काम करता है। अब जब मैंने शब्द यूज किया अधिकांश, तो आपके दिमाग में एक नई बात आई होगी, अधिकांश का मतलब पूरे तो नहीं बोला, इसका मतलब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, कुछ ऐसे सजीव भी हैं जिनमें डीएनए क्या नहीं है, आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिकल मटेरियल नहीं है। तो हमें बताना चाहिए कि वो कौन कौन से। तो बेटा स्पेशली मैं एक वर्ड यूज करूं टीएमवी। TMV, it means tobacco mosaic virus. TMV, tobacco mosaic virus, it causes a disease, mosaic disease in the tobacco. ये tobacco में कौन सी डिजीज करता है, mosaic डिजीज करता है। CMV, चिली मोजेक वायरस। चिली मोजेक वायरस जो है ये भी प्लांट में क्या करता है, स्पेशल चिली में क्या करता है, मोजेक डिजीज करता है। तो इन दोनों का आप एक स्पेशल चीज में देखिए कि ये दोनों कौन से सेल हैं। These are plant cell, टोबैको प्लांट, चिली प्लांट। तो मैं कह सकता हूं वो वायरस जो प्लांट्स में क्या करते हैं, डिजीज करते हैं, उनमें आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है डियर स्टूडेंट, RNA होता है। तो आई कैन से इन द प्लांट वायरसेस विच इन्फेक्टेड द प्लांट एंड कॉजेज अ डिजीज, जेनेटिकल मटेरियल इज RNA। अब एक और चीज है, क्या सर कोई ऐसा कोई वेल नोन एग्जाम्पल नहीं है, क्या ऐसा कोई और एनिमल वायरस का एग्जाम्पल नहीं है कि जिसमें आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिकल मटेरियल कौन सा हो, RNA हो? तो डियर स्टूडेंट वो भी है, और वो है, आपने नाम सुना होगा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है उसमें जेनेटिकल मटेरियल कौन सा होता है, RNA होता है। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं भाई। DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, act as a genetical material, but in TMV, CMV or HIV, genetical material is RNA. In eukaryotic cell, DNA is found in the nucleoprotein form. ये आपके सामने जो डायग्राम है बेटा, ये किसका है, DNA का है। अपन कुछ टाइम बाद इसकी डिस्कशन करेंगे। अब बेटा हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको डिस्कवर किसने किया, DNA को ढूंढा किसने, इसकी खोज किसने की? तो देखिए आपके यहाँ के एक नाम है फ्रेडरिक मिश्चर। सो DNA डिस्कवर्ड बाय द फ्रेडरिक मिश्चर। फ्रेडरिक मिश्चर ने इसको क्या किया, डिस्कवर किया। कहां पर किया, तो इसने किया कौन से सेल में, पस सेल, या हम बोलते हैं कौन सी कोशिकाओं में, मवाद कोशिकाओं में किया। अब फिर एक नई प्रॉब्लम कि सर पस सेल या मवाद कोशिकाएं किससे कहते हैं, ये मवाद कोशिकाएं होती कौन सी हैं, हमारी तो ऐसे कभी नाम सुना हुआ है नहीं। तो देखिए जब कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करता है, हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वो उसको नष्ट करने की क्या करता है, प्रयास करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने को ट्राई करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हेल्प करती है वो करती हैं WBCs, जिसे बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और वो श्वेत रक्त कणिकाएं जब एंटीजन से, पैथोजन से क्या करती है, फाइटिंग करती है, लड़ाई करती हैं, तो कुछ कोशिकाएं वो भी क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। कौन सी थी, WBC। और वो WBC जो है क्या होती है, डेड सेल जो हो जाती है उनको बोलते हैं पस सेल। समझ गए, पस यानी मवाद। तो पस सेल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ WBCs which died during the fight with antigen। WBC का एक क्या है, प्रकार है, जब वो फाइट करती है एंटीजन के अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट, तो उनकी क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। इज दैट क्लियर? आगे चले बेटा। अब न्यूक्लिक एसिड, Its name is nucleic acid और DNA। बट फ्रेडरिक मिश्चर ने जब इसको डिस्कवर किया पस सेल में, तब इसे न्यूक्लिक एसिड नाम या DNA नाम नहीं दिया, इसे नाम दिया न्यूक्लिन नाम दिया। अब फिर एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर DNA को फ्रेडरिक मिश्चर ने न्यूक्लिन नाम दिया, तो अपन आगे बात करें इसको DNA नाम किसने दिया, पेंडिंग रखिए।
पक्का बताएंगे कि इसको डीएनए नाम किसने दिया। लेकिन थोड़ा सा हम अभी बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कि डीएनए किस तरह का होता है, डीएनए का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, उसका रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा आगे चलते हैं। अब डीएनए का रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है, तो मैंने बोला डीएनए एक क्या है, डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है। अब आप पॉली को छोड़ दीजिए, अब हमें देखना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड किस तरह का होता है। सो मेनली न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा इसमें? 3 पार्ट्स होते हैं। मैं डिस्कशन कर रहा हूं किसके न्यूक्लियोटाइड के बारे में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बारे में, लेकिन कंपैरिजन आरएनए के साथ भी हम करते चलेंगे। ओके, तो डीएनए एक क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। आपसे पूछे न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड में स्पेशली 3 चीज होती हैं। सो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट मेनली 3 थिंग्स। फर्स्ट नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन क्षार। सेकेंड पेंटोज शुगर। थर्ड फास्फेट ग्रुप और फास्फोरिक एसिड। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना बेटा? 3 चीजों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट और फास्फोरिक अम्ल। और फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला होता है H3PO4। देखिए इसमें सिंगल फास्फेट ग्रुप है P। अगर हम इसके संरचनात्मक सूत्र के बारे में बात करें तो इसका संरचनात्मक सूत्र बनता है, ये आपके सामने बनता है। ओके, तो फास्फोरिक एसिड को यहां बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखेगा, वैल्यू तो है लेकिन इतनी वैल्यू नहीं रखेगा जितनी कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस है। अब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस यदि इन दोनों को हम मिला दें तो हम एक वर्ड बोलते हैं, वो है न्यूक्लियोसाइड। आप गौर कीजिए, यहां पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है और यहां पर क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। इट मींस नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर व्हेन बाइंड टू ईच अदर, जब एक दूसरे से क्या होती है, बंध जाती है, तो क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। और जब न्यूक्लियोसाइड में कौन ऐड कर दें, फास्फेट ग्रुप ऐड कर दें, फास्फोरिक एसिड ऐड कर दें, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, पेंटोज शुगर के बारे में। आपसे कोई पूछे कि इसको हम पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा क्यों कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट पेंटोज शर्करा इसलिए कहते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या क्या है, 5। ओके, अब आगे पूछा जाए कि डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में पाई जाती है ये पेंटोज शर्करा जो मैंने आपके सामने लिखी है, C5H10O4, और इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो यहां बड़े प्यारा क्वेश्चन बनता है कि डीएनए में पाई जाने वाली पेंटोज शुगर का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जिसका फार्मूला क्या है, C5H10O4 है। ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है, अणु सूत्र है। अगर हम इसकी बात करें किसके बारे में, इसके संरचनात्मक सूत्र के बारे में बात करें कि इसकी संरचनात्मक सूत्र कैसा होगा, तो ये देखिए बेटा, इसमें ये अपने पास जो है ये है पेंटोज शुगर, इट इज पेंटोज शुगर। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड इट इज कार्बन नंबर 5। 5 कार्बन हो गए, C5H10 इसके एपिकल पार्ट पे यहां कौन है, O है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, यस हाँ 4 होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए कितनी है, 1 1 1 2 है, तो हमने इसे ऐड कर दिया H और OH। ओके, यहां पर हमने ऐड किया H और H, और आपको यहां पर ही गौर करना है कार्बन नंबर 2 पर। यहां पर अपने पास है H और OH, यहां पर कार्बन की वैलेंसी 3 हो रही है, यहां ऐड करना है H और यहां करना है CH2OH। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो इसमें C5 है, H10 है और क्या है, O4 है। और देखिए कार्बन नंबर 2 पे जो भी है वो हमें आगे चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो वापस पूछे आपसे, अगेन आई आस्क यू
कि which pentose sugar is found in the DNA, then your answer is deoxyribose sugar. Molecular formula is C5H10O4 and it is structural formula. Is that clear? Okay. Now after the pentose sugar, next point is nitrogen base. नाइट्रोजन बेस जो है उनके कितने ग्रुप होते हैं बेटा? नाइट्रोजन बेस के हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक का नाम है प्यूरिन और एक का नाम है पैरामिडिन। तो नाइट्रोजन क्षारों कितने ग्रुप हो गए बेटा? दो ग्रुप हो गए, एक का नाम क्या है प्यूरिन और एक का नाम है पैरामिडिन। प्यूरिन में कौन कौन से क्षार होते हैं? तो एक तो होते हैं एडेनिन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इट वाज रिप्रेजेंट बाय ए। सेकेंड इज ग्वानिन, रिप्रेजेंट बाय जी। इन पैरामिडिन, थाइमिन, रिप्रेजेंट बाय टी। साइटोसिन, रिप्रेजेंट बाय सी। एंड यूरेसिल, रिप्रेजेंट बाय यू। देखिए यहां पर 5 क्या हो गए? नाइट्रोजन बेस हो गए, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब इनमें से 4 डीएनए में पाए जाते हैं और 4 आरएनए में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए में कौन सा होता है? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। ओके, आप यहां ढंग से देखिएगा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। बट स्पेशली ना आरएनए में थाइमिन को रिप्लेस कर देता है कौन? यूरेसिल। तो आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी पैरामिडिन क्षार है जो डीएनए और आरएनए दोनों में होती है, तो आपका आंसर होगा साइटोसिन, क्योंकि थाइमिन तो किस में होती है? डीएनए में होती है और यूरेसिल किस में होती है? आरएनए में होती है। तो सिंपली पॉइंट, साइटोसिन इज कॉमन pyrimidine base which is found in the DNA. Is that clear? Or RNA. So adenine, guanine, thymine, cytosine and uracil DNA में बेटे 4 होंगी। कौन कौन सी होंगी? एडेनिन होंगी, गुआनिन होगी, थाइमिन होगी और साइटोसिन होगी। अब आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं। ये पेंटोज शुगर हो, सॉरी ये नाइट्रोजन बेस हो गई, ये आपके सामने पेंटोज शुगर हो गई और ये फास्फोरिक एसिड हो गया। अब कोई पूछे कि भाई डीएनए बनता कैसे है या न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, तो सीधी सी बात है, इनको आपस में क्या करना है? बाइंड करना है, जोड़ना है। और बॉन्डिंग और बाइंडिंग बहुत बड़ी चीज होती है हमारे जीवन में भी, और हमारे जीवन का आधार ही यार डीएनए है। तो डीएनए में बाइंडिंग जैसी होगी वैसी हमारी लाइफ में भी हो जाएगी। डीएनए की बाइंडिंग अच्छी है, इन तीनों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, तो हमारी बॉन्डिंग भी क्या है? बड़ी अच्छी है। और सच मानिए यदि आपका डीएनए बहुत अच्छा है तो नई जनरेशन में आपके जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे वो अच्छे ही होंगे। मुझे पता है आप लोग जो देख रहे हैं वो सारे नई जनरेशन के स्टूडेंट हैं, और आने वाली जनरेशन अच्छी हो इसके लिए हमारे डीएनए का अच्छा होना बहुत ही क्या है? ज़रूरी है। अब डियर स्टूडेंट आगे चलें। अब ये बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मुझे करना क्या है? इस नाइट्रोजन बेस को इस पेंटोज शुगर से क्या करना है? जोड़ना है। अब ढंग से देखिएगा इसको। तो फर्स्टली मुझे किससे किसको ऐड करना है मैं यहां पर लिख देता हूं। मुझे ऐड करना है नाइट्रोजन बेस को किससे? पेंटोज शुगर से। इन दोनों की बाइंडिंग होते ही जो चीज बनेगा उसका नाम होगा न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ओके, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि डीएनए में तो एक ही पेंटोज शुगर है। कौन सी है? उसका नाम है डी ऑक्सी राइबोज शुगर, नॉट राइबो, राइबोज शुगर है। और इससे मुझे जोड़ना है 4 नाइट्रोजन बेस। 4 फर्स्ट एडेनिन, सेकेंड ग्वानिन, थर्ड साइटोसिन एंड फोर्थ थाइमिन। और इनको ऐड कर दें, जब इससे हम ऐड कर दें तो जो बनेगा न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब देखिए पेंटोज शुगर तो एक ही तरह की है, लेकिन नाइट्रोजन बेस तो 4 तरह के हैं ना।
तो ऐसे कंडीशन में जो न्यूक्लियोसाइड है वो भी कितने तरह के बनेंगे, न्यूक्लियोसाइड भी 4 टाइप्स के बनेंगे। और वो कौन से बन जाएंगे, जैसे यहां पर है, इससे बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी। अब देखिए साइटोसिन और थायमिन कौन से ग्रुप के हैं, पिरामिडिन के हैं, तो इसमें जाएगा डीऑक्सी थाइमिडिन। और फोर्थ हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन। ये आपके सामने शब्दों में तो हमने जोड़ दिया, किस किस को, नाइट्रोजन बेस को और पेंटोस शुगर को। लेकिन अगर इसको ग्राफिक तरीके से हम देखें किस तरह से जुड़ती हैं, तो आप देखिए बेटा, इसमें ये अपने पास हो गई पेंटोस शुगर, इट्स कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 and its carbon number 5. Okay, and here is O, it is deoxyribose sugar. अब इससे मुझे क्या ऐड करना है, नाइट्रोजन बेस ऐड करने हैं। तो मान ली कार्बन नंबर 1 पे मैंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया, जिसका नाम है एडिनिन। अब गौर कीजिएगा, एडिनिन और ग्वानिन एक ही ग्रुप के हैं, थायमिन और साइटोसिन एक ग्रुप के हैं, यानी ये प्यूरिन्स हैं और ये पिरामिडिन्स हैं। और प्यूरिन्स पिरामिडिन के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। इफ इट इज ए, तो सो इट बाइंड विद द टी, एक किससे ऐड होगा, टी से। और देखिए ये जो बॉन्ड है किसके बीच में, बिटवीन द नाइट्रोजन बेसेस, दीज बॉन्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे पूछे कि डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड हैं, डीएनए के 2 जो स्ट्रैंड हैं, इनको बांधे रखने का काम किसका है, हाइड्रोजन बॉन्ड का है। कोई आपसे ये पूछे कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजन बेसेस ऑफ डीएनए, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त बंध है। अगर यहां पर क्या होता बेटा, यहां पर जी होता 1 नंबर पे, तो आपके सामने यहां पर क्या होता, सी होता। इट मीन्स ए ऑलवेज बाइंड विथ द टी विथ हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल बॉन्ड, जी ऑलवेज बाइंड विथ द सी with hydrogen bond or triple bond. It is more saturated as compared to unsaturated, sorry, it is more unsaturated as compared to A and T, यानी इनके बीच के बॉन्ड से ज्यादा ये क्या है, असंतृप्त है। पहली बॉन्डिंग समझ में आ गई। देखिए आपके सामने कौन किससे, नाइट्रोजन बेस जुड़ गया है, किससे, पेंटोस शुगर से। अब ये देखिए यहां कार्बन नंबर 1 है और ये कौन है, यस कौन है, नाइट्रोजन बेस। तो इनके बीच में यहां पर भी तो बॉन्डिंग होनी चाहिए। ये बॉन्ड तो कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है किसके बीच में, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो आपसे पूछे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, तो पेंटोस शर्करा की कार्बन संख्या 1 से और नाइट्रोजन क्षार के बीच में होता है। तो देखिए आपके सामने अभी तक कितने बॉन्ड आ चुके हैं, 2 बॉन्ड आ चुके हैं। देखिए कितनी कमाल की बॉन्डिंग है। इतने कमाल की बॉन्डिंग यदि हमारे जीवन में भी हो जाए तो पता नहीं हम कहां पहुंचे। तो पहला बॉन्ड कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, किसके बीच में, गुड, इसके बीच में। इसके बाद बात करें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन नंबर 1 और पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में। ए ऑलवेज बाइंड विद द टी, जी ऑलवेज बाइंड विद द सी बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात करें बेटा, अब मुझे इससे क्या बनाना है, ये न्यूक्लियोसाइड है, पर मैंने बोला डीएनए क्या है, डीएनए यार एक न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड के लिए मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यस यस क्या जोड़ना पड़ेगा, यस इसमें मुझे जोड़ना है H3PO4, इट इज फास्फोरिक एसिड, फास्फेट ग्रुप। और फास्फेट ग्रुप बेटा मैं यहां जोड़ूंगा कहां पर, कार्बन नंबर 5 पर जोड़ दिया, 5 पर। अब यहां पर भी तो बॉन्ड है, किसके बीच में, कार्बन नंबर 5 और फॉस्फेट के बीच में। और इस बॉन्ड का नाम है फास्फो एस्टर बॉन्ड है। बॉन्ड हो गए बेटा 3। फिर मैं बता रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्ड,
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फास्फोएस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। पेंटोस शुगर की कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। कार्बन नंबर 5 और फास्फोर ग्रुप के बीच में कौन सा है? फास्फोएस्टर बॉन्ड है। देखिए यहां पर तीनों चीजें हो चुकी है। ये पेंटोस शुगर हो गई, ये नाइट्रोजन बेस हो गया और ये हो गया फास्फेट। इट मींस ये एक कंप्लीट क्या बन चुका है? न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। ओके, ये कंप्लीट क्या बन चुका है डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। अब एक न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ेगा? दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। और इसका मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में भी क्या होना चाहिए? बॉन्ड होना चाहिए। तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है उसका नाम होता है सेम फास्फो। यहां पर क्या है बेटा? एस्टर, लेकिन यहां पर आ जाएगा डाई एस्टर बॉन्ड। अब आपके सामने बॉन्ड हो गए बेटे 4। कितने बॉन्ड हो गए बेटे? 4 बॉन्ड हो गए। कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड और फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ओके, एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं क्योंकि ये 4 बॉन्डों में से एग्जाम में 100% बॉन्ड्स पूछे जाते हैं और ये आगे के एग्जाम के लिए भी बहुत ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में, नाइट्रोजन क्षारों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। सेकेंड, कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। नेक्स्ट, कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोस शुगर एंड फास्फेट ग्रुप, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? फास्फोएस्टर बॉन्ड है। और इट इज ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अगर यहां पर 2 न्यूक्लियोटाइड बना ले हम, तो इन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होगा इनको जोड़ने के लिए वो जाएगा फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ये है केमिकल कंपोजिशन किसका? डीएनए का। इज इट क्लियर? अब थोड़ा एक बार हम हमारी पहले वाली बातों पे चलते हैं जो आपके सामने थे। ये देखिए डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये डीएनए मॉलिक्यूल है जो डबल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड यानी इसमें कितने? 2 स्ट्रैंड है। आगे हम बात करेंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, समानांतर नहीं है, ये प्रति समानांतर हैं। आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, दीज लाइंस, दीज आर बॉन्ड, और ये बॉन्ड कौन से बॉन्ड है? ये बॉन्ड है अपने पास, कौन से बॉन्ड है बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। किसके बीच में? बिटवीन द नाइट्रोजन बेस। ओके, एंड हियर इज नाइट्रोजन बेस, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, TAGC एंड आप ये देखिए GCGAU। ठीक है, ये किसमें है? आरएनए में है। इट इज आरएनए सिंगल स्ट्रैंड और इट इज डीएनए डबल स्ट्रैंड। तो आप एक देखिए, अगर आप बिना आगे पढ़े ये पूछे कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बता दो, इसको देख के 2 डिफरेंस बता दो यार, तो आप आराम से बता सकते हैं। ये 8वीं क्लास का बच्चा बता सकता है, आप तो 12वीं क्लास में हैं, आगे आप नीट की तैयारी भी कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आप देखिए डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। इसमें 2 कुंडलियां, 2 क्या होती हैं? स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। फर्स्ट नंबर 2, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं कौन कौन से हैं? साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन। लेकिन यहां पर देखिए थाइमिन की जगह पर क्या है? यूरेसिल है। ओके, एक और डीएनए में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम क्या था? डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फार्मूला इज C5H10O4, but in RNA pentose sugar is C5H10O5. Okay, it is deoxyribose sugar, it is ribose sugar. नाम से मालूम पड़, राइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है, इसमें एक कम है, तभी नाम क्या हो गया? डीऑक्सी। डीऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन कम है, किससे? राइबोज शुगर से। ओके, तो ये अपने पास आज का जो पॉइंट हो गया वो किसका हो गया? डीएनए का, केवल केमिकल कंपोजिशन और एक तरह से डीएनए कैसे बनता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का मैकेनिज्म क्या होती है, डीएनए किस तरह से डीएनए बनाता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए आरएनए को सिंथेसिस करता है और आरएनए प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। और आपको पता है कमाल की चीज ये है स्टूडेंट कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का होना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रोटीन चाहिए तो आरएनए चाहिए, आरएनए चाहिए तो
डीएनए चाहिए, तो सीधी सी बात है प्रोटीन बनाने के लिए, हमारे शरीर की संरचना बनाने के लिए आरएनए और डीएनए होना जरूरी है। सो फर्स्टली हम बात करेंगे किसके बारे में, डीएनए के बारे में। डीएनए में मैं आपको आगे वाली क्लास में, रेगुलर क्लास में जो बताऊंगा, कल जो मैं आपको बताऊंगा डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, कौन सी उन्होंने टेक्नोलॉजी ली, उस डीएनए का नाम क्या है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, टी डीएनए, जेड डीएनए, कई तरह के डीएनए के बारे में बात करेंगे और वाटसन और क्रिक के मॉडल के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस क्लास को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, समझते रहिए, और आप मान के चलिए आज की क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन में और नीट में आने वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो है, बाकी हम बात करेंगे कल, और तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए।